सभी कृषि विद्यार्थियों का मेरा नमस्कार। प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी कृषि योद्धाओं का स्वागत है। प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट आपके जो भी एग्रीकल्चर रिगार्डिंग जो भी वैकेंसी या जो भी बच्चे जेईटी, सीईटी, आईसीआर की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों की तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट अपनी प्रयास एग्री विजन क्यूज जो है लेके आया है, जो आपकी तैयारी को क्या करेगा, मजबूत करेगा। जो एग्री विजन जो क्यूज हैं, इसके माध्यम से आपको टेलीग्राम पे जो भी क्वेश्चन है वो डाले जाते हैं, उनका अपन क्या करेंगे, आज सॉल्यूशन करेंगे। जो आपको जेईटी, सीईटी, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर या आपका जो एओडब्ल्यू है, उनमें क्या है जो पूछे गए क्वेश्चन है या पूछे जाएंगे, तो आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपकी जो एग्री विजन जो क्यूज हैं उसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है आपका, जो फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी? तो फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी 1905 के अंदर। कब हुई थी? 1905। लेकिन 1905 के अंदर इसकी स्थापना हुई, तो फिफ्स प्रयोगशाला है क्या, तो उसकी अपन बात करें तो फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना हुई कब और कैसे हुई, उसकी अपन पहले बात करते हैं। तो भारत के अंदर 1899 और 1900 के अंदर क्या था, अकाल पड़ गया था। और अकाल भी कौन सा? भीषण अकाल। और भीषण अकाल की समस्या के समाधान के लिए क्या हुआ, एक व्यक्ति था, समस्या के समाधान हेतु वाइस रॉय लॉर्ड कर्जन। तो 1899 1900 में देश में क्या पड़ा, अकाल पड़ा, भीषण अकाल। और भीषण अकाल की समस्या को समाधान हेतु वाइसरॉय जो लॉर्ड कर्जन था, इस लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, भारत के अंदर कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1904 के अंदर एक भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की थी। इसकी स्थापना की, भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की। और इसकी स्थापना कब की? 1904 के अंदर। 1904 में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना इसलिए की कि कृषि का विस्तार भारत के अंदर बढ़ सके। ठीक, जो भी इस अकाल के अंदर जो भीषण समस्याएं उत्पन्न हुई, उसको समाधान करने के लिए तो भारतीय कृषि बोर्ड की 1904 में स्थापना करने के बाद इसका जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष बनाया गया था फ्रैंक सिली को। इसको बनाया फ्रैंक सिली को। फ्रैंक सिली ने क्या किया, भारत में कृषि के विस्तार को बढ़ाने के लिए या कृषि को बढ़ाने के लिए 1905 के अंदर इसकी स्थापना की, फिप्स प्रयोगशाला। और फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना क्यों की, कि भारत के अंदर कृषि का विस्तार बढ़ाने के लिए जो भी किसान फसलें उगाते हैं, उनकी नई किस्मों को डेवलपमेंट यानी उस पे अनुसंधान, फसलों पे अनुसंधान करके नई नई किस्में विकसित की जाएं, जिससे क्या हो, बेनिफिट उत्पादन फसलों का बढ़ाया जा सके। इसलिए भारत के अंदर फिप्स प्रयोगशाला की जो स्थापना है वो फ्रैंक सिली की अध्यक्षता में की गई थी, जो कब हुई थी? 1905 में। लेकिन 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी बिहार में। बिहार के दरभंगे जिले में। इसमें हुई थी, दरभंगे जिले के अंदर क्या हुई थी, फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना हुई। स्थापना के बाद क्या हुआ कि फिप्स प्रयोगशाला के भवन के निर्माण के लिए भारत के अंदर भवन के निर्माण के लिए बिहार के अंदर जो दरभंगा जिला है, उस जिले के अंदर एक नदी बहती है, गंडक नदी। उस गंडक नदी के किनारे आपके भारत के अंदर फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना हुई। लेकिन फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना तो भारत के अंदर हो गई, लेकिन इसके भवन के निर्माण के लिए भारत में क्या है, पैसा नहीं। अब क्या हुआ, इसके लिए अनुदान राशि दी गई भवन निर्माण के लिए। तो भवन निर्माण के लिए इसके अनुदान जो राशि थी वो किसके द्वारा दी गई थी? फिप्स ऑफ यूएसए के द्वारा। इसके द्वारा दी गई थी, पिप्स ऑफ यूएसए है, इसके द्वारा क्या दी गई थी, अनुदान जो राशि थी वो अनुदान राशि दी गई थी। ठीक, अब फिप्स प्रयोगशाला के भवन के निर्माण के लिए जो अनुदान जो राशि थी वो फिप्स ऑफ यूएसए ने दी। अब फिप्स ऑफ यूएसए ने के द्वारा अनुदान राशि देने के बाद आपका ये जो फिप्स प्रयोगशाला है, इसका एक लघु नाम रखा गया।
और लघु नाम क्या रखा, वो पुस्सा रखा गया। क्या नाम रखा, पुस्सा। पुस्सा रखने के बाद ये फिप्स प्रयोगशाला है वो भारत के अंदर पुस्सा के नाम से प्रसिद्ध हुई। और यहां से जो निकलने वाली जो फसलों की जो किस्में थी, जो फसलों की नई किस्में विकसित की जाती थी, उन किस्मों के अंदर पहला जो शब्द लगता वो भी क्या लगता, पुस्सा लगता। जो अपन आज जो वर्तमान में पढ़ते हैं कि पुस्सा नाम की जो किस्में होती हैं, वो पुस्सा नाम की किस्में कहां से निकलती हैं, आईआरआई संस्थान से। वही आईआरआई संस्थान का पहले क्या नाम था, फिप्सो प्रयोगशाला। आईआरआई संस्थान का नाम फिप्स प्रयोगशाला का कैसे पड़ा, उसकी भी अपन बात करते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि 1899-1900 में भारत के अंदर भीषण अकाल पड़ा, और भीषण अकाल की समस्या के समाधान के लिए वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने किसकी स्थापना करवाई थी, भारतीय कृषि बोर्ड की। भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना 1904 में हुई, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया था, फ्रैंक सिली को। फ्रैंक सिली की अध्यक्षता में 1905 के अंदर फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कहां, बिहार के दरभंगे जिले की गंडक नदी के किनारे इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। और इस फिप्स प्रयोगशाला के भवन के निर्माण के लिए फिप्स ऑफ यूएसए के द्वारा अनुदान राशि दी गई। उसके बाद इसका भवन निर्माण होकर तैयार हुआ। उसके बाद फिप्स ऑफ यूएसए के द्वारा तैयार की गई अनुदान जो राशि दी गई थी, उस अनुदान राशि के द्वारा आपकी इस फिप्स प्रयोगशाला का एक लघु नाम रखा गया। वो नाम क्या रखा, पुस्सा। पी का मतलब फिप्स का जो पी है और आगे क्या लगा दिया, यूएसए लगा दिया। तो यूएसए तो यूएसए है, वो लगा दिया। अब यूएसए लगाने के बाद इसका नाम क्या रखा गया, पुस्सा। तो मैंने कहा कि जो फिप्स प्रयोगशाला से जो फसलों की या जो कोई भी फ्रूट वाला प्लांट है, उसकी जो भी डेवलपमेंट वैरायटी की जाएगी, उसकी वैरायटी के आगे नाम क्या लगता है, पुस्सा। जो अपन पढ़ते हैं आईआरआई से निकलने वाली जो किस्में हैं, उनमें क्या निकलता है, पुस्सा शब्द लगता है। आगे देखो फिप्स प्रयोगशाला का नाम आईआरआई कैसे पड़ा, तो उसकी भी अपन बात करते हैं। तो 1905 में इसकी फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना हुई। उसके बाद में क्या हुआ कि 1905 में तो फिप्स प्रयोगशाला थी, इसका नाम चेंज किया 1909 में। नाम कब की चेंज किया, 1909 में, 1911। इसका नाम चेंज किया कब, 1911 में। नाम चेंज करके क्या रखा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक, 1905 में फिप्स प्रयोगशाला, 1911 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा, इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च रखा गया। इसका नाम वापिस से चेंज किया 1919 के अंदर। 1919 में क्या रखा, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। जो शॉर्ट भाषा में अपन लिखेंगे तो नाम क्या आएगा, IARI। जो आप वर्तमान में क्या पढ़ते हो, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन 1919 में इसका नाम क्या था, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था। जो फिप्स प्रयोगशाला से नाम चेंज किया 1911 में, तब रखा इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। वापिस 1919 में इसका नाम चेंज किया, लिखा क्या, IRI। IRI का उस टाइम पे नाम क्या था पूरा, इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका बाद में क्या हुआ कि 1934 के अंदर कहते हैं कि भूकंप आ गया था। और भूकंप आने के कारण क्या हुआ, भवन क्षतिग्रस्त हो गया। क्या हो गया था, क्षतिग्रस्त। और क्षतिग्रस्त होने के बाद इसको 7 नवंबर 1936 को इस आपके संस्थान IRI को कहां स्थापित कर दिया, नई दिल्ली स्थापित कर दिया। कहां स्थापित कर दिया, नई दिल्ली। और वर्तमान में आपका IRI जो संस्थान है वो कहां स्थित है, न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। लेकिन इसकी जर्नी की अपन बात करें कि भाई IRI न्यू दिल्ली या IRI की स्थापना कब हुई थी, IRI की स्थापना 1905 में हो गई थी। लेकिन इसका नाम क्या था 1905 में, फिप्स प्रयोगशाला। लेकिन 7 नवंबर 1936 को ये स्थापित कहां हो गई, न्यू दिल्ली में। हुआ कैसे, तो इसकी स्थापना की अपन बात करें तो हुई कैसे। तो पहला क्वेश्चन अपना क्या था कि फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई थी, 1905 में। है कहां फिप्स
प्रयोगशाला? तो बिहार के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे इसका स्थित हुआ था। निर्माण हुआ कैसे? तो 1919 और 19 में भारत के अंदर अकाल की स्थिति आई, और अकाल की स्थिति की समाधान, उसके समाधान को निपटने के लिए कौन सा व्यक्ति? वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के द्वारा भारत में भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना की, जो भारत की कृषि को बढ़ावा देने का काम करता है। तो 1904 में इसकी स्थापना हुई। उसके बाद में इसका अध्यक्ष किसको बनाया था? फ्रैंक सिली को बनाया। तो फ्रैंक सिली ने क्या किया? भारत की कृषि को बढ़ावा देने के लिए 1905 में फिप्स प्रयोगशाला की क्या की? स्थापना। फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना कहां की? तो बिहार के दरभंगा जिले के गंडक नदी के किनारे की थी इसकी स्थापना। लेकिन इस फिप्स प्रयोगशाला की अपन और बात करें तो इसके भवन के निर्माण के लिए फिप्स ऑफ यूएसए के द्वारा क्या दी गई थी? अनुदान राशि दी गई थी। और अनुदान राशि देने के बाद इसका एक लघु नाम, एक छोटा नाम रखा गया था। क्या रखा गया था? पूसा। और पूसा नाम रखने के बाद में यहां से जो निकलने वाली जो वैरायटी या जो किस्म थी, उन किस्मों के शब्द भी पहला क्या लगता है? पूसा शब्द ही लगता है। ठीक है। अब भारत के अंदर कृषि के क्षेत्र के अंदर अपन बात करें, कृषि से क्षेत्र की अपन बात करें तो फिप्स प्रयोगशाला से पहले कोई भी अनुसंधान संस्थान नहीं था। तो फिप्स प्रयोगशाला या अपन आईआरआई को ये कह सकते हैं कि भारत का पहला अनुसंधान संस्थान है। तो क्या है? फर्स्ट है, जो कृषि पर आधारित था। तो फिप्स प्रयोगशाला क्या है? भारत का पहला कृषि अनुसंधान संस्थान भी अपन कह सकते हैं। फिप्स प्रयोगशाला के बाद इसका 1911 में इसका नाम चेंज किया गया। नाम क्या रखा गया? इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके बाद वापस से इसका नाम चेंज किया इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसका इसका छोटा नाम, शॉर्ट नाम क्या रखा गया? आईआरआई। उसके बाद 1934 में क्या हुआ? भूकंप आया। भूकंप आने के बाद में इसका जो भवन है वो कहां निर्मित कर दिया? न्यू दिल्ली में। यानी आपकी फिप्स प्रयोगशाला, आपकी आईआरआई को कहां स्थापित कर दिया? न्यू दिल्ली में। कब किया गया था? 7 नवंबर 1936 को इसको न्यू दिल्ली के अंदर स्थापित कर दिया गया था। चलिए आगे अपन बात करते हैं। और बात करें तो 1904 में क्या हुआ था? तो मैंने कहा कि भारतीय कृषि बोर्ड की स्थापना हुई थी। 1926 के अंदर क्या हुआ था, इसकी अपन बात करें तो भारत के अंदर रॉयल कृषि आयोग, कौन सा? रॉयल कृषि आयोग। रॉयल कृषि आयोग है, ये क्या है? रॉयल कृषि आयोग है कि पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग की स्थापना की थी, जिसका नाम क्या था? रॉयल कृषि आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1926 में। इसी आयोग की सिफारिश से भारत के अंदर किसकी स्थापना हुई थी? आईसीआर की, जिसको आप बोलते हो इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जुलाई 1929 को। तो फिप्स प्रयोगशाला की स्थापना 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, भारतीय कृषि बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय बोर्ड का अध्यक्ष माना जाता है किसको? फ्रैंक सिली को। अभी अपन ने सारी बात की कि भाई भारतीय कृषि बोर्ड है जो 1904 में स्थापित हुआ था, जिसका अध्यक्ष किसको बनाया था? फ्रैंक सिली को बनाया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो अध्यक्ष कौन है? फ्रैंक सिली। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन, जो अकाल की स्थिति का समाधान करने वाला था, जो भीषण अकाल पड़ा था, उस भीषण अकाल की स्थिति का समाधान किया था इसने 1899 में 1900 में पड़ा था। लॉर्ड लिन लिथांगो, ये लिथांगो ये कौन था? जो अभी आपने कहा कि रॉयल जो कृषि आयोग है, जिसकी स्थापना हुई थी 1926 में, इसका अध्यक्ष जो बनाया गया था, वो अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आपके लॉर्ड लिन लिथांगो को बनाया गया था। ठीक है। विश्वनाथन जो आपका आईआरआई है, इस आईआरआई का क्या था? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। तो वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन तो भारत में जो भीषण अकाल था उसके समाधान करने का वाला व्यक्ति था। फ्रैंक सिली जो भारतीय कृषि बोर्ड का अध्यक्ष था, जो कब इसकी स्थापना हुई थी? 1904 में। लॉर्ड लिन लिथांगो की बात करें तो रॉयल जो कृषि आयोग है जो 1926 में बना था, उसका जो अध्यक्ष बनाया था लॉर्ड लिन लिथांगो को। और विश्वनाथन जो आपके आईआरआई का क्या है? प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है? बागवानी से, अनाज उत्पादन से, जूट उत्पादन से, आपके कपास उत्पादन से। तो गोल्डन क्रांति का दूसरा नाम होता है सुनहरी क्रांति। ठीक है, सुनहरी क्रांति। और इसी को अपन इंग्लिश में कह सकते हैं क्या? गोल्डन क्रांति, या आपका गोल्डन रिवोल्यूशन भी कह सकते हो आप। रिलेटेड किससे होती है? तो आपकी बागवानी से या फल उत्पादन से। इसका जो जनक माना जाता है वो जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर के एल
चड्ढा को मानाकर। इसको कहते हैं जनक डॉक्टर के.एल. चड्ढा। नेक्स्ट आपके अनाज उत्पादन से संबंधित क्रांति की बात करें तो अनाज उत्पादन से क्रांति संबंधित है कौन सी आपकी हरित क्रांति। हरित क्रांति की बात करें तो विश्व में तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति का जो जनक है वो किसको कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। संबंधित पूछा जाए तो कौन सा आपके अनाज उत्पादन से। जूट उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी आती है, तो इससे आती है आपकी गोल्डन फाइबर क्रांति। कौन सी आती है, गोल्डन फाइबर क्रांति। देखिएगा, एक तो है आपकी गोल्डन क्रांति जो संबंधित है किससे, बागवानी से। एक आती है आपकी गोल्डन फाइबर क्रांति, फाइबर यानी ऐसा, तो गोल्डन फाइबर जो क्रांति है वो किससे संबंधित होती है, आपकी जूट उत्पादन से। कपास उत्पादन से संबंधित की बात करें तो आपकी आती है रजत फाइबर क्रांति। कौन सी आती है, रजत फाइबर क्रांति। अब रजत फाइबर क्रांति एक आपकी कौन सी, गोल्डन क्रांति। तो गोल्डन क्रांति संबंधित है जूट उत्पादन से, और रजत जो क्रांति है वो संबंधित किससे आती है आपकी, आप कपास उत्पादन से। एक जो क्रांति आप पढ़ते हो कौन सी, रजत क्रांति। तो रजत जो क्रांति होती है वो संबंधित होती है आपके अंडा उत्पादन से। ठीक है, इससे संबंधित अंडा, जिसको आप सिल्वर क्रांति भी कहते हो। क्या कहते हो, सिल्वर क्रांति, वो संबंधित किससे, आपके अंडा उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आता है आपका, भारत का जो प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है वो कहाँ स्थापित हुआ था। भारत का जो प्रथम, केवीके पूछ रहा है, केवीके की स्थापना भारत के अंदर सबसे पहले हुई थी 1974 में। भारत का जो पहला जो केवीके है वो स्थापित हुआ था कब, 1974 में। कहां स्थापित हुआ था, तो पांडिचेरी। कहां स्थापित हुआ था, पांडिचेरी। पांडिचेरी में भारत का फर्स्ट जो केवीके है वो स्थापित हुआ, किसकी सिफारिश से, किसकी सिफारिश से, तो सिफारिश किसकी थी, मोहन सिंह मेहता की। किसकी सिफारिश से स्थापित हुआ था, मोहन सिंह मेहता। तो भारत का जो फर्स्ट जो केवीके, केवीके मतलब कृषि विज्ञान केंद्र, तो भारत का जो पहला जो केवीके स्थापित हुआ था 1974 में, कहां स्थापित हुआ, पांडिचेरी में। किसकी सिफारिश से हुआ था, मोहन सिंह मेहता की सिफारिश से पांडिचेरी के अंदर भारत का पहला जो केवीके है वो स्थापित हुआ। लेकिन ये तो भारत की बात हो गई, अपन राजस्थान का भी पूछ ले कि राजस्थान का जो पहला जो केवीके है या जो प्रथम जो केवीके है वो कब स्थापित हुआ, तो वो स्थापित हुआ था 1976 में। और वो स्थापित हुआ कहां था, तो वो स्थापित हुआ था फतेहपुर सीकर के अंदर। कहां स्थापित हुआ था, फतेहपुर सीकर के अंदर। क्या हुआ था, राजस्थान का जो फर्स्ट जो केवीके है वो स्थापित हुआ, और भारत का जो फर्स्ट केवीके वो कहां पर स्थापित हुआ, पांडिचेरी में। तो इसका आंसर कौन सा होगा, 1974। 1976 में राजस्थान का फर्स्ट केवीके, ठीक। और 1929 की अपन बात करें तो इसको क्या हुआ था, तो आपका 16 जुलाई 1929 को स्थापना हुई थी आपके आईसीआर की। और 16 जुलाई को अपन क्या बनाते हैं, आईसीआर स्थापना दिवस भी अपन बनाते हैं। ठीक है, आगे चलिए 1960 को, तो भारत का जो फर्स्ट कृषि, भारत का जो फर्स्ट एग्रीकल्चर जो विश्वविद्यालय, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है या कृषि विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ था 1960 में। और भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय है वो कौन सा है, तो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं जो विश्वविद्यालय है वो स्थापित हुआ था कहां पर, आपके पंतनगर में स्थापित हुआ था। तो आंसर इसका होगा कौन सा, आपका 1974। नेक्स्ट अपन बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आता है रॉयल कृषि आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो रॉयल कृषि आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। आपका जो ये रॉयल कृषि आयोग है इसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष बनाया गया था किसको, लॉर्ड लिने लिथांगो को बनाया गया था, लाडली निथांगो को। आपका जो रॉयल कृषि आयोग है इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण भारत में, संपूर्ण भारत में इसको बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। इसको बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना किसका उद्देश्य था, रॉयल कृषि का। रॉयल कृषि आयोग ने 16 जुलाई 1929 में, कौन सा आयोग, रॉयल कृषि आयोग। और इस आयोग की सिफारिश से, सिफारिश से
इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद, इसको आप बोलते हो क्या, आईसीआर की क्या हुई थी स्थापना। ठीक है, यानी रॉयल कृषि आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में। इसका अध्यक्ष था कौन, लाडली निथांगो। उद्देश्य क्या था कि संपूर्ण भारत में किसको बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना। और इसी आयोग के द्वारा 16 जुलाई 1929 को रॉयल कृषि आयोग की सिफारिश से इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको अपन बोलते हैं आईसीआर, आईसीआर की क्या की थी स्थापना। वर्तमान में आईसीआर का अपन नाम क्या पढ़ते हैं, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। लेकिन 16 जुलाई 1929 को जब स्थापित हुआ था आईसीआर, तब इसका पूरा नाम था इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद। अब इस इंपीरियल शब्द को इंडियन में चेंज कब किया गया था, तो मार्च 1946 में डॉक्टर जोगेंद्र सिंह की सिफारिश से आपके इस इंपीरियल शब्द को किस में चेंज किया गया था, इंडियन शब्द में। इसके बाद आपके आईसीआर का नाम क्या रखा गया था, इंडियन काउंसिलिंग एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। कब से, मार्च 1946। किसकी अध्यक्षता में चेंज किया गया था, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह की अध्यक्षता में। इसी के बाद आईसीआर का जो 1965 के अंदर क्या बनाया था, प्रथम महानिदेशक, और प्रथम महानिदेशक किसको बनाया था, डॉक्टर बीपी पाल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, डॉक्टर बीपी पाल को। तो रॉयल कृषि आयोग जो क्या है, पूरे भारत में, संपूर्ण भारत में कृषि को बढ़ावा देने का काम करता है। जो 16 जुलाई 1929 को रॉयल कृषि आयोग की सिफारिश के द्वारा भारत में किसकी स्थापना की गई थी, इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद, जो एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी, चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे केवीके हो, कोई भी अनुसंधान संस्था हो, उनके सारे कार्यभार है वो आईसीआर संभालने का काम करता है। तो इसकी स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई, और 16 जुलाई को आपको आईसीआर का क्या बनाया जाता है, स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, आपका जो आईसीआर जब स्थापित हुआ था, तो इसका पहला जो फर्स्ट वर्ड है वो इंपीरियल था। इंपीरियल को इंडियन में जो चेंज करने का काम है वो किसने किया था, डॉक्टर जोगेंद्र सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें कि 1955 में क्या हुआ। 1955 की बात करें तो आप एक संस्थान पढ़ते हो एनडीआरआई। एनडीआरआई का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो आपके कहां पर स्थापित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। कहां पर स्थित है, करनाल हरियाणा। उसकी स्थापना 1955 में हुई थी। 1970 की अपन बात करें तो 1970 में आपके श्वेत जो क्रांति है, कौन सी क्रांति, श्वेत क्रांति, उसकी स्थापना हुई थी। 1970 में ही भारतीय डेयरी निगम की भी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। यानी 1970 में श्वेत क्रांति की स्थापना हुई थी, और भारतीय डेयरी निगम है जो 13 जनवरी 1970 में स्थापित हुआ था। और 1970 में ही आपके जो दूध को बढ़ावा देने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक ऑपरेशन फ्लड नामक जो कार्यक्रम चलाया गया था, और उस कार्यक्रम की शुरुआत थी वो भी कब हुई थी, 1970 में हुई थी। 1965 की बात करें तो आपका एनडीडीबी जो संस्थान है, कौन सा संस्थान, एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट जो बोर्ड है, उसकी स्थापना हुई थी कब, 1965 के अंदर हुई थी। लेकिन रॉयल कृषि आयोग की स्थापना कब हुई, 1926 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो कृषि शिक्षा दिवस है वो कब मनाया जाता है, कृषि शिक्षा दिवस मनाया जाता है आपका 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो आपके आईसीआर है उसने 3 दिसंबर 2017 को कृषि शिक्षा दिवस मनाने का स्टार्ट किया था। किसके उपलक्ष्य में किया था, कि भारत के जो प्रथम कृषि मंत्री थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारत के अंदर 3 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा दिवस, आपका कृषि शिक्षा दिवस। कब से स्टार्ट हुआ, तो 3 दिसंबर 2017 है, तो उसमें क्या हुआ था, इसको स्टार्ट किया था किसने, आईसीआर के द्वारा। 4 दिसंबर को क्या बनाया जाता है, तो कृषि है, कृषि में महिलाओं के योगदान का दिवस।
कौन सा दिवस मनाया जाता है? कृषि में महिलाओं के योगदान का दिवस। 5 दिसंबर को कौन सा मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है आपका कौन सा? विश्व मृदा विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है। 23 दिसंबर को कौन सा? वो मनाया जाता है कौन सा आपका बेटा जी? किसान दिवस। कौन सा मनाया जाता है बेटा? किसान दिवस मनाया जाता है। तो क्वेश्चन था कृषि शिक्षा दिवस, वो मनाया जाता है 3 दिसंबर को। किसकी उपलक्ष्य में? तो आईसीआर के द्वारा 3 दिसंबर 2017 को इस दिवस को घोषित किया, बनाना स्टार्ट किया। किसके उपलक्ष्य में? आपके भारत के प्रथम जो कृषि मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो कृषि शिक्षा दिवस है वो मनाया जाता है। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो कृषि में महिलाओं के योगदान का दिवस है। और 5 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा? विश्व मृदा विज्ञान दिवस। और 23 दिसंबर को मनाया जाता है कौन सा? आपका किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति है उसकी शुरुआत कब हुई थी? तो हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 1966 और 67। हरित क्रांति की अपन बात करें, हरित क्रांति की अपन बात करें तो हरित क्रांति है, सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछा जाता है संबंधित किससे, रिलेटेड किससे है? तो ये होती है अनाज उत्पादन से। इससे संबंधित होती है अनाज उत्पादन से। आपको ये शब्द दिख रहा है हरित क्रांति। ये हरित क्रांति जो शब्द है वो शब्द किसने दिया था? वो दिया था डॉक्टर विलियम गॉड ने। किसने दिया था? विलियम गॉड ने। कब दिया था? 1967 और 68 में। लेकिन हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो शुरुआत मानी जाती है 1966 और 67 के अंदर। यानी अपनी जो हरित क्रांति आप पढ़ते हैं संबंधित जो अनाज उत्पादन, हरित क्रांति भारत में आने के बाद में क्या है? भारत में लगातार अनाज उत्पादन बढ़ता रहा है। उससे पहले क्या था? भारत में अनाज आयात होता था, निर्यात नहीं, आयात होता, मंगवाया जाता था। ठीक है। उसके बाद 1966 और 67 में जैसे हरित क्रांति स्टार्ट हुई तो अनाज का क्या हुआ? उत्पादन। तो इसकी शुरुआत मानी जाती है 1966 और 67 में। लेकिन ये जो शब्द है वो किसने दिया था? डॉक्टर विलियम गॉड ने। हरित क्रांति है, इसमें कौन सी फसलों का सर्वाधिक उपयोग किया था? तो सर्वाधिक उपयोग की गई फसल, और उपयोग दो फसलों का सबसे ज्यादा किया गया था। एक तो आपकी कौन सी? गेहूं। और दूसरी कौन सी? आपकी चावल। इन दो फसलों का सबसे ज्यादा योगदान आपकी हरित क्रांति में रहा है। और गेहूं और चावल की कौन सी किस्मों का? तो वो बोनी किस्मों का सबसे ज्यादा। कौन सी किस्मों का? बोनी। और गेहूं की बोनी किस्मों के निर्माण के लिए जो जीन काम में लिया गया था वो जीन कौन सा? आपका नोरिन जो 10 है, वो 10 जो जीन है वो काम में लिया जाता है। एक चावल है तो चावल के अंदर भी बोनी किस्मों का उपयोग किया गया था। और बोनी किस्म है तो बोनी किस्मों के लिए उत्तरदायी जो जीन होता है वो कौन सा होता है? डी जी ऊ मेन जो जीन आता है वो चावल की बोनी किस्मों के लिए क्या होता है? उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है। तो आपके सर्वाधिक उपयोग की गई जो फसल है वो कौन सी? गेहूं और चावल। बोनी किस्मों का सबसे ज्यादा यूज किया गया था आपकी हरित क्रांति में। और हरित क्रांति में बोनी किस्मों के लिए गेहूं के लिए कौन सा जीन उत्तरदायी? नोरिन 10। और आपके चावल में कौन सा? आपका टीजीओ मेन जीन होता है। आगे देखिएगा, आपकी हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो भारत में कहां देखा गया था? तो भारत में सर्वाधिक जो प्रभाव है भारत में कहां? पंजाब और हरियाणा में देखा गया था। कहां देखा गया था? पंजाब और हरियाणा के अंदर देखा गया था। एक आपको और बात की जाए, हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती 1966 और 67 में। शब्द दिया था 67 और 68 में। लेकिन हरित क्रांति के समय भारत का जो कृषि मंत्री कौन था? भारत का कृषि मंत्री कौन था? तो वो मंत्री था कौन? सी सुब्रमण्यम। कौन थे? सी सुब्रमण्यम थे। वो भारत के क्या थे? प्रथम, यानी सॉरी, भारत की जो हरित क्रांति थी उस समय के कौन थे? कृषि मंत्री कौन थे? सी सुब्रमण्यम थे हरित क्रांति के समय। इस हरित क्रांति में दो व्यक्तियों का सबसे ज्यादा योगदान माना जाता है। दो व्यक्ति कौन से? एक तो आता है आपका कौन? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और दूसरा आता है कौन सा? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को कहते हैं विश्व हरित क्रांति का जनक।
और एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं क्या? भारतीय हरित क्रांति का जनक। इसका जनक कहा जाता है भारतीय हरित क्रांति का जनक। तो विश्व हरित क्रांति का जनक कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। और भारतीय हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। इसलिए हरित क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है वो कब मानी जाती है? 1966 और 67 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की से पहले अपन बात आते हैं जो प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है, जो कृषि पर्यवेक्षक जो आने वाली जो भर्ती है उसके नए बैच है वो प्रारंभ चल भी रहे हैं और नया बैच है वो और भी लेके आ रहा है। तो नया बैच आपके लिए सभी कृषि योद्धाओं के लिए, कृषि विद्यार्थियों के लिए 25 फरवरी 2025 से है वो नए प्रारंभ करने जा रहा है। आपके कृषि पर्यवेक्षक की जो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो एग्जाम की डेट है वो भी फिक्स कर दी गई है और एग्जाम डेट है वो 8 मार्च 2026 को, क्योंकि पहले आपको जनवरी में एग्जाम था, उसके बाद उसको पोस्टपोन करके 8 मार्च 2026 से वो डेट फिक्स हो चुकी है। तो जो भी बच्चे कृषि पर्यवेक्षक के लिए प्रिपरेशन है तो नए बैच हैं वो आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर के अंदर। ठीक है, अब आ जाओ नए क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि कैमेलस ड्रोमेडेरेंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो कैमेलस ड्रोमेडेरेंस है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये वैज्ञानिक नाम होता है किसका? ऊंट का। तो ऊंट भी दो होते हैं, एक तो होता है बेटा जी एक कुबड़ वाला, एक होता है दो कुबड़ वाला। एक तो एक कुबड़, दूसरा कौन सा होता है? दो कुबड़। एक जो कुबड़ वाला जो ऊंट होता है उसका तो वैज्ञानिक नाम होता है कौन सा? कैमेलस ड्रोमेडेरेंस। दो कुबड़ वाले का नाम होता है कौन सा? कैमेलस बैक्ट्रियंस। क्या नाम होता है? कैमेलस बैक्ट्रियंस है जो दो कुबड़ वाले ऊंट का नाम होता है जो लद्दाख के अंदर पाए जाते हैं। आपकी जो भेड़ होती है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? वो होता है ओविसेरिस। ठीक है, आपकी जो गाय है, गाय में जैसे अपन देखें तो एक तो होती है आपकी देसी गाय और एक होती है आपकी कौन सी? विदेशी गाय। ठीक है, देसी गाय का नाम होता है बोस इंडिकस और एक होता है बोस टोरस। दोनों की विशेषता क्या रहेंगी? तो देसी गाय है उस पे तो पीठ पे क्या होता है? कुबड़ होता है, और विदेशी गाय है उसकी पीठ के ऊपर क्या नहीं होता? कुबड़ नहीं होता। तो कुबड़ रहित वो तो होती है विदेशी गाय, कुबड़ युक्त है वो कौन सी होती है? आपकी देसी गाय होती है। तो देसी गाय जो कुबड़ युक्त होती है उसका बोस इंडिकस, और जो कुबड़ रहित होती है विदेशी गाय होते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोस टोरस होता है। आपकी जो भैंस होती है उसका नाम क्या होता है? बुबेलस बुबेलिस। क्या नाम होता है? बुबेलस बुबेलिस होता है। तो कैमेलस जो ड्रोमेडेरियंस है वो किसका वैज्ञानिक नाम है? एक कुबड़ वाले ऊंट का वैज्ञानिक नाम होता है, दो कुबड़ वाले का नाम क्या होता है? कैमेलस बैक्ट्रियंस नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय डेयरी निगम की स्थापना हुई थी 1970 में। कब? तो पूरी डेट आपको कभी भी पूछ ली जाए तो 13 जनवरी 1970 को आपके भारतीय डेयरी निगम की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। 1965 में स्थापना किसकी हुई? आपका संस्थान है एनडीडीबी जो कहां पर है? आपका आनंद जो गुजरात है वहां पर स्थित है आपका ये कौन सा संस्थान? एनडीडीबी, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। 1955 की अपन बात करें तो डेयरी से ही जुड़ा हुआ एक संस्थान और है आपका एनडीआरआई, जिसको अपन बोलते हैं एनडीआरआई, जो कहाँ है? आपका करनाल हरियाणा के अंदर है, जो इसकी स्थापना मानी जाती है कब? 1955 में। 1977 की अपन बात करें तो इसको कुछ विशेष नहीं है। तो आपका 1965 में तो एनडीडीबी की जो आनंद गुजरात में स्थित है, और 1970 में है आपका क्या? भारतीय डेयरी निगम की। और भारत 1970 में तीन जो है यानी दुग्ध से जुड़े हुए तीन चीजें हैं ऐसी हैं जिनकी शुरुआत मानी जाती है। एक तो आपकी आती है श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति है उसकी शुरुआत भी 1970 में मानी जाती है, और 1970 में भारतीय डेयरी निगम की भी स्थापना हुई। और 1970 से ही आपका जो ऑपरेशन जो फ्लड है, ऑपरेशन फ्लड का कौन सा चरण? जो प्रथम चरण है, उस प्रथम चरण की भी शुरुआत कब मानी जाती है? 1970 को ही मानी जाती है। जो 1970 से 1978 चला था तो उसकी शुरुआत भी 1970 को ही मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़ते हैं तो उसकी अपन बात करें तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन कहाँ स्थित है? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है वो स्थित है आपका कौन सा? जयपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1977 और 78 को। कब हुई थी? 1977 और 78 इसकी इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन चले तो आपका
राजस्थान किसान आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान किसान आयोग की स्थापना हुई थी 2011 को। कब हुई थी? 2011। और 2011 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो अध्यक्ष था वो अध्यक्ष कौन था? सावरमल जाट। क्या नाम था? सावरमल जाट था। किसका? राजस्थान किसान आयोग। एक था आपका राष्ट्रीय किसान आयोग, राष्ट्रीय किसान आयोग। राष्ट्रीय किसान आयोग कब बना? 2004 को। और इसका जो अध्यक्ष है वो अध्यक्ष किसको बनाया था? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। राष्ट्रीय किसान आयोग और राजस्थान किसान आयोग क्यों बनाया गया था? जो किसान कर्ज के कारण जो आत्महत्या कर लेते हैं तो उस आत्महत्या को रोकने के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी 2004 में, और जिसका अध्यक्ष बनाया था डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। और वही राजस्थान किसान आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था किसको? सावरमल जाट को। और जिसकी स्थापना कब मानी जाती है? 2011 को मानी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की देखें तो नीली क्रांति का जनक कौन है? तो फर्स्ट है, देखो आपका एम एस स्वामीनाथन तो माना जाता है किसका? एक तो भारत हरित क्रांति का, ठीक है, एक आपकी सदाबहार क्रांति का, एक आता है आपका कौन सा? सतत हरित क्रांति का। जो जनक है वो जनक किसको माने जाते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। यानी भारतीय हरित क्रांति का भी जनक, सदाबहार क्रांति का भी जनक और सतत हरित क्रांति का भी जनक किसको कहते हैं? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। आपका अरुण कृष्णन है वो किसको कहते हैं? नीली क्रांति का जनक। और नीली क्रांति किससे रिलेटेड है? तो नीली क्रांति है आपकी मछली उत्पादन से। इससे है मछली उत्पादन से क्या होती है? रिलेटेड होती है, ठीक है। नीतीश कुमार है वो किसका जनक कहा जाता है? तो आपकी आती है रेनबो क्रांति। कौन सी क्रांति? रेनबो, जिसको इंद्रधनुष भी कहते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति। अब देखो इंद्रधनुष में रंग होते हैं 7, इसलिए इस क्रांति को सतरंगी क्रांति भी कहा जाता है, सतरंगी क्रांति। रेनबो क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति या आपकी सतरंगी जो क्रांति होती है यह संबंधित किससे? तो कृषि के क्षेत्र में विकास से जो संबंधित होती है वो आती है कौन सी? रेनबो या इंद्रधनुषी। एक सदाबहार क्रांति जो संपूर्ण कृषि में विकास से संबंधित आती है वो सदाबहार क्रांति। सतत क्रांति जो फसलों की ऐसी किस्में जो सर्वाधिक उत्पादन देती हैं उससे संबंधित क्रांति कौन सी है? सतत क्रांति होती है। तो रेनबो, इंद्रधनुषी, सतरंगी क्रांति का जो जनक है वो किसको कहा जाता है? नीतीश कुमार को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, इनको अपन कहते हैं किसका जनक? आपके श्वेत क्रांति का। और श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड होती है? आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े। तो आता है शहतूत की खेती का दिन कहलाता है। तो शहतूत की खेती का दिन देखें तो एपी कल्चर में तो किसकी खेती का? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन किया जाता है उसको अपन एपीकल्चर कहते हैं। नेफोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है बेटा जी? बादलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका अध्ययन करते हैं, बादलों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। अर्बोरिकल्चर में आपकी जो शाक झाड़ियां आती हैं तो शाक झाड़ियों का जो अध्ययन है वो किसमें किया जाता है? अर्बोरिकल्चर। तो आपका ऑप्शन बच गया कौन सा? बी, वो है मोरिकल्चर। तो मोरिकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके शहतूत की खेती का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट आता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च और 30 मार्च। सारे मार्च 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 ही है। तो चारों मार्चों में अपन देखें तो कौन सा आता है? तो 21 मार्च को तो बनाया जाता है विश्व वन दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व वन दिवस। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस, ठीक है। और 23 मार्च को मनाया जाता है आपका कौन सा? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। क्या बनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 30 मार्च को मनाया जाता है आपका कौन सा? राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो 21 को वन, 22 को जल दिवस, 23 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस और आपका 30 मार्च को मनाया जाता है कौन सा? राजस्थान दिवस। एक आता है 15 मार्च, उसको मनाया जाता है
मनाया जाता है कौन सा? विश्व उपभोक्ता दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रजत फाइबर क्रांति। थोड़ी देर पहले भी अपन बात की थी, एक रजत क्रांति होती है जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर रिवोल्यूशन, एक आता है आपका रजत फाइबर क्रांति। तो रजत फाइबर क्रांति संबंधित होता है किससे? आपके कपास उत्पादन से। किससे होगा? कपास। एक आती रजत क्रांति या सिल्वर क्रांति, वो आती है अंडा उत्पादन से। ठीक है, अंडा उत्पादन से संबंधित क्रांति है आपकी रजत क्रांति, इसको इंग्लिश में कहते हैं सिल्वर क्रांति। ठीक है, चलिए, तो सिल्वर क्रांति है आपकी ये। नेक्स्ट आती है तिलहन। तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति आती है कौन सी? पीली क्रांति। चलिए, मसाला उत्पादन से है वो आती है कौन सी? बादामी क्रांति। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा? कपास उत्पादन। रजत व सिल्वर क्रांति से संबंधित अंडा उत्पादन, पीली क्रांति से संबंधित तिलहन, और बादामी जो क्रांति उससे संबंधित कौन सा होता है आपका? आप मसाला उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय किसान आयोग का प्रथम अध्यक्ष माना जाता है किसको? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, जिसकी स्थापना हुई थी बेटा जी 2004 में। राजस्थान किसान आयोग है, उसकी स्थापना 2011 में हुई थी, जिसका अध्यक्ष किसको माना जाता है? सांवरमल जाट को माना जाता है। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति का जनक भी कहते हैं। ठीक है, और बोनी जो किस्म है, कौन सी किस्म? बोनी किस्म, उन बोनी किस्मों का जनक है, वो जनक भी किसको कहा जाता है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोलो को ही कहा जाता है। सी सुब्रमण्यम, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, तो सी सुब्रमण्यम है, जो क्या है? हरित क्रांति के समय, इसके समय, हरित क्रांति के समय भारत के क्या थे? कृषि मंत्री थे। भारत के क्या थे? कृषि मंत्री थे। ठीक है, और डॉक्टर विलियम गॉर्ड हैं, तो ये क्या है? तो इन्होंने क्या दिया था बेटा जी? हरित क्रांति जो शब्द है वो शब्द दिया था। कब दिया था? 1967 और 68 में ये शब्द दिया गया था। ठीक है, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग वो क्या है? विश्व हरित क्रांति के जनक और बोनी किस्मों का जनक भी कहा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय किसान आयोग का अध्यक्ष किसको माना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को माना जाता है। सी सुब्रमण्यम है, वो हरित क्रांति के समय आपके भारत के क्या थे? कृषि मंत्री थे, और डॉक्टर विलियम गॉर्ड ने क्या दिया था? आपका हरित क्रांति शब्द दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन के अपन और बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उससे पहले आपके जो प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जो सीकर है, वो आपके जेईटी सीयूईटी आईसीआर के जो नए बैच हैं वो प्रारंभ करने जा रहा है। कब से? आपके 31 मार्च 2025 से। जो भी इस साल 12th बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे उनका लास्ट एग्जाम 28 मार्च को समाप्त हो जाएगा, और वो देश की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या राजस्थान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उनको जेईटी सीयूईटी के लिए नए कोर्सेज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम के मोड से 31 मार्च 2025 से क्या है? प्रारंभ किए जाएंगे। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो देखिएगा आईसीआर का प्रथम महानिदेशक। उससे पहले मैं आपको विशेष सूचना और बताऊं कि जो भी बच्चे जेईटी और आईसीआर सीयूईटी के जो तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए उनकी तैयारी को मजबूत करने के लिए एग्री विजन क्यूज है, वो क्वेश्चन लेके आता है। चाहे वो कृषि पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एओडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों की यानी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए एग्री विजन नामक जो क्वेश्चन है वो टेलीग्राम के माध्यम से डाले जाते हैं। उनका जो सॉल्यूशन है वो अपन क्लास में करते रहेंगे। तो उसी के क्वेश्चन की अपन शुरुआत करें तो आज अभी आईसीआर का जो प्रथम महानिदेशक है वो कौन है उसकी अपन बात करें तो प्रथम महानिदेशक माना जाता है किसको? डॉक्टर बीपी पाल को। कब बनाया गया था? 1965 में। 1965 में आईसीआर का प्रथम जो महानिदेशक था वो कौन है? आपका डॉक्टर बीपी पाल। इनको गुलाब का जनक भी कहा जाता है, गुलाब का जनक या गुलाब का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि गुलाब की जो बहुत सारी जो वैरायटी हैं, किस्में हैं, इन्होंने विकसित की हैं। डॉक्टर वी विश्वनाथन है, वो क्या है? आपके आईआरआई है, उनके प्रथम अध्यक्ष है। क्या है बेटा जी? प्रथम अध्यक्ष है। ठीक, आपके खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला, बहुत से बच्चों ने आंसर दिया यही मानते हैं, नहीं, ये आईसीआर के क्या है? प्रथम अध्यक्ष है। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था क्या? महानिदेशक। तो खान बहादुर सर मोहम्मद हबीबुल्ला क्या है? आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष हैं। क्या है बेटा जी?
आईसीआर के प्रथम अध्यक्ष इनको माना जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन है, तो इनको अपन क्या कहते हैं, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, श्वेत क्रांति का इनको कहा जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्न में से सही नहीं है, यानी गुलाबी जो क्रांति है वो झींगा या प्याज उत्पादन से है, मान ले है। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से है, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से है, प्रोटीन क्रांति दलहन उत्पादन से है। तो भाई प्रोटीन क्रांति तो दलहन उत्पादन से, ये तो सही जोड़ा है। आपका श्वेत क्रांति है दुग्ध उत्पादन से, ये भी सही जोड़ा है। सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से, नहीं नहीं, कपास उत्पादन से संबंधित आती है कौन सी, रजत फाइबर क्रांति। कौन सी आती है, रजत फाइबर क्रांति है, वो मानी जाती कपास उत्पादन से। लेकिन सिल्वर क्रांति किससे मानी जाती है, वो मानी जाती है आपके अंडा उत्पादन से। किससे मानी जाती है, अंडा उत्पादन से मानी जाती, जिसको रजत क्रांति भी अपन कहते हैं। गुलाबी क्रांति है जो झींगा और जो प्याज उत्पादन से संबंधित मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अंगूर की खेती का अध्ययन कहलाता है। अंगूर की खेती का अध्ययन विटिकल्चर, सीरियोलॉजी, पेडोलॉजी और पोमोलॉजी। देखो पोमोलॉजी में तो अध्ययन किया जाता है फलों की खेती का, इसका फलों की खेती का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में अध्ययन किया जाता है मृदा उत्पत्ति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। और पेडोलॉजी का जो जनक है वो किसको कहते हैं, पीवी डोकुचेव को कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है सीरियोलॉजी। सीरियोलॉजी में अध्ययन किया जाता है फसल चक्कर का। इसका अध्ययन किया जाता है फसल चक्कर का। विटिकल्चर ऑप्शन बचा है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, विटिकल्चर। और विटिकल्चर का अध्ययन ही क्या कहलाता है, विटिकल्चर में अंगूर की खेती का अध्ययन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एग्रोनॉमी का जनक किसको कहते हैं। देखो ज़ैंथ्रोटूल है, इसको तो अपन कहते हैं भू परिष्करण, या भू परिष्करण से पहले अपन कहते हैं खरपतवार विज्ञान, ठीक। और इसी वैज्ञानिक ने एक बुक लिखी थी ट्रिपल एच, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, और उस बुक में एक शब्द का उपयोग किया था जिसमें कहते हैं अपन भू परिष्करण, जिसको अपन कहते हैं टिलेज। तो खरपतवार विज्ञान और भू परिष्करण, इन दोनों का जो जनक है वो जनक किसको कहा जाता है, आपके ज़ैंथ्रोटूल नामक वैज्ञानिक को कहा जाता है, ठीक। पीटर डी क्रेसेंजी है, इसको अपन क्या कहते हैं, एग्रोनॉमी का जनक। लेकिन आशीष दत्ता जो आपका प्रोटीटो है, क्या है, प्रोटीटो, प्रोटीटो आलू। इस प्रोटीटो आलू का जो निर्माता है वो किसको कहा जाता है, आशीष दत्ता को। प्रोटीटो आलू के निर्माण के लिए किसका उपयोग किया गया था, एक वीड का उपयोग किया गया था, किसका, अमेरेंथस विरिडस का। और अमेरेंथस विरिडस किसका नाम होता है, तो आपकी जो जंगली चौलाई होती है उस जंगली चौलाई का उपयोग किया था प्रोटीटो आलू के निर्माण में। प्रोटीटो आलू क्या है, तो प्रोटीन युक्त आलू होता है। क्या होता है, प्रोटीन युक्त आलू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जेबी ट्रिपलेट। जेबी ट्रिपलेट को कहा जाता है जीरो टिलेज का जनक। इसका जनक जीरो टिलेज। जीरो टिलेज का मतलब क्या होता है, ऐसी खेती जिसमें प्राइमरी टिलेज क्रियाओं का उपयोग न करके ओनली फॉर सेकंड, यानी प्राथमिक भू परिष्करण क्रियाओं का उपयोग नहीं किया जाता, केवल सोविंग के लिए, बुआई के लिए केवल और केवल द्वितीयक भू परिष्करण का उपयोग किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं जीरो टिलेज, ठीक है। और उसका जनक किसको कहा जाता है, जेबी ट्रिपलेट को। यह शब्द किसने दिया था, जेबी ट्रिपलेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन और बढ़े, तो आपके 11th और 12th फाउंडेशन, जो भी बच्चे 11th में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, या जो कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, या जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो भारत की जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, या राजस्थान की टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या भारत की जो टॉप यूनिवर्सिटी है, उनमें पढ़ना चाहते हैं, उनका सपना है, तो 11th और 12th फाउंडेशन है, उनके एडमिशन प्रयास एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर के अंदर
1 मई 2025 से क्या है, स्टार्ट हो रहे हैं। तो जो भी बच्चे इच्छुक हैं कृषि के क्षेत्र के अंदर अपना भविष्य बनाने के लिए, तो अब वो फाउंडेशन के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा जी, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव भारत के कौन से राज्यों में देखा गया था। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन अपन ने क्या था, तब भी अपन ने बात कर दी थी कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक जो प्रभाव है वो देखा गया था कहां पर, पंजाब और हरियाणा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो भू परिष्करण शब्द किस वैज्ञानिक ने दिया था। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की थी कि ज़ैंथ्रोटूल नामक वैज्ञानिक को अपन खरपतवार विज्ञान का और भू परिष्करण का क्या मानते हैं, जनक, और इसी वैज्ञानिक ने शब्द भी दिया था। एफ.डब्ल्यू. वेंट आपका ऑक्सीन हार्मोन है, उस ऑक्सीन हार्मोन की जो खोज है वो किसने की थी, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने। जेबी ट्रिपलेट अभी थोड़ी देर बात कर रहे थे, जीरो जो टिलेज है, वो जीरो टिलेज जो शब्द है वो शब्द किसने दिया, जेबी ट्रिपलेट ने। एमल्ट्रोन सोइल टेस्टिंग, मृदा जो जांच की जाती है, ठीक है, सोइल टेस्ट की जाती है, उसका जो जनक है वो किसको माना जाता है, एमल्ट्रोन को कहा जाता है। लेकिन जो टिलेज शब्द या भू परिष्करण है वो किसने दिया था, ज़ैंथ्रोटूल नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े, केज क्रॉप कब है। पहले तो ये समझो कि केज क्रॉप होता है क्या है, कि ऐसे फसल जब आपके खेत में मुख्य फसल उगाना संभव नहीं हो। कौन सी फसल, मुख्य फसल उगाना संभव ना हो, उगाना संभव ना हो, तो छोटी अवधि, कौन सी अवधि, छोटी अवधि व कम समय में तैयार होने वाली जो फसल होती हैं, होने वाली जो फसल होती हैं, उन फसलों को अपन क्या कहते हैं, केच फसल कहते हैं। अब केच फसल की अपन बात करें, जब मुख्य फसल उगाना हो तो यह मान लो कि जैसे छोटी अवधि कम समय में जो तैयार होने वाली जो फसल है, कम समय में तैयार होती हैं, उन फसलों को उगाना, तो वो कहलाती है केच फसल। जैसे आपके जैसे मूंग होता है, मूंग है, मोठ है, चवला है, अरहर है। तो मूंग है, तो इनमें ऐसी भी किस्में हैं मूंग की जो केवल और केवल 60 से 65 दिन में तैयार होती हैं। तो कम समय में यानी 2 से ढाई महीने के अंदर क्या होती है, फसल पककर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। तो ये जो फसल होती है जो कम समय में क्या होती है, तैयार होती है। तो मुख्य फसल उगाना संभव ना हो तो छोटी अवधि या कम समय में तैयार होने वाली फसलों को उगाना क्या कहलाता है, केच फसल। और केच फसल का मुख्य उदाहरण माना जाता है कौन सा, आपका मूंग माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और बढ़े। रटुनिंग क्रिया किस फसल में की जाती है, रटुनिंग क्रिया की जाती है गन्ने के अंदर। मतलब रटुनिंग क्रिया का मतलब क्या होता है कि खेत में जो फसल उगी हुई है उसी फसल के तने से दूसरी फसल को उगाना, क्योंकि गन्ने का बीज तो होता नहीं, और गन्ने के तने से क्या की जाती, दूसरी फसल तैयार की जाती। जैसे देखिएगा, ये मानो कि आपका गन्ना है, गन्ने के तने से किस प्रकार से फसल को तैयार करते हैं उसकी बात करें, तो गन्ने का तना है, गन्ने के तने में क्या होता है, ऐसे गांठें पाई जाती हैं। क्या होती हैं, गांठें होती हैं। इन गांठों को कहते हैं नोड। ये जो गांठ होती हैं, इन गांठों को कहते हैं बेटा जी क्या, नोड कहते हैं। ठीक, ये जो दो गांठें आपको दिख रही हैं, ये जो दो गांठें हैं, इन दो गांठों के जो मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग को कहते हैं इंटरनोड। क्या कहेंगे, इंटरनोड कहते हैं। अब ये जो गांठ होती है, इस गांठ के ऊपर क्या होती है, आंख होती है। क्या होती है, आंख। और इस आंख से निर्माण होता है किसका, पत्तियों का निर्माण, या किले फूटती हैं। ठीक, अब ये जो गांठ होगी, इस गांठ के नीचे ऐसे बिंदु रूपा संरचना के अंदर, इस गांठ के नीचे एक बिंदु नुमा संरचना पाई जाती है गन्ने में, और इस बिंदु नुमा संरचना को बोलते हैं रूट बैंड। इसको कहा जाता है जड़ बंधक। और इससे जो निर्माण होता है वो निर्माण होता है किसका, जड़ों का। ठीक, तो गन्ने के अंदर जो फसल अपन तैयार करते हैं,
तो जो बुआई के लिए जो भाग काम में लिया जाता है वो भाग कौन सा, गांठ वाला भाग लिया जाता है। इस गांठ पे होती है आंख, इस आंख से तो निर्माण होता है पत्तियों का। इस गांठ के नीचे एक बिंदु नुमा जो संरचना पाई जाती है उसको बोलते हैं रूट बैंड। उस रूट बैंड से निर्माण होता है किसका, जड़ों का निर्माण होता है। तो ये अपन क्या करते हैं, बुआई के लिए काम ले जाते हैं। अब गन्ने के अंदर आंखों की जो संख्या होती है, आंखों की जो संख्या होती है वो संख्या औसतन होती है 2 से 3 तक। एक आंख वाला भी होता है, दो आंख वाला भी होता है, तीन भी होता है, आईएस 3 आंख वाला होता है। ठीक, तो 2 से 3 आंख वाला है, ये जेट में भी क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो गन्ने की जो नोड होती है, जो गांठ होती है, उसमें औसतन आंखों की संख्या कितनी होती है, तो वो 2 से 3 क्या होती है, आंखों की संख्या उसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें इसलिए अपन जब भी गन्ना अपन पढ़ते हैं उसमें जो सीड रेट अपन काम लेते हैं, 1 आंख वाले गन्ने की, 2 आंख वाले गन्ने की, 3 आंख वाले गन्ने, तो रटुनिंग जो क्रिया की जाती है वो सबसे ज्यादा की जाती है 1 आंख वाले गन्ने में। तो रटुनिंग क्रिया जो पहली फसल जो खेत में उगी है उस फसल की कटाई के बाद उसी फसल के तने से दूसरी फसल को तैयार करना क्या कहलाता है, रटुनिंग कहलाता है। और ये क्रिया किसमें की जाती है, आपके गन्ने के अंदर की जाती है। और अपन गन्ने के अंदर जो फसल की बुआई के लिए जो अपन काम में लेते हैं, तो वो काम में कौन सा भाग लेते हैं, गांठ वाला भाग लेते हैं, जिसमें रूट बैंड निर्माण करता है जड़ों का, और आंख निर्माण करती है किसका, पत्तियों का या क्ले फूटने का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़े तो आपका आता है एपीएससी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एपीएससी कुल की फसल नहीं है, तो एपीएससी कुल का पहले तो दूसरा नाम क्या होता है, दूसरा नाम होता है अम्बेलिफेरी। कौन सा नाम होता है, अम्बेलिफेरी। अम्बेलिफेरी का दूसरा नाम क्या होता है, एपीएससी। एपीएससी का दूसरा नाम क्या होता है, अम्बेलिफेरी। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अम्बेलिफेरी फसल कुल की फसल नहीं है, तो धनिया भी एपीएससी कुल का है, सौंफ भी एपीएससी कुल का है, ये डबल ऑप्शन डाल दिए, यहां पर जीरा आएगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे थोड़ा, तो यहां पर जीरा ऑप्शन है। तो एपीएससी कुल की फसल नहीं है, तो धनिया, सौंफ और जीरा इनका कुल क्या होता है, एपीएससी। कुल किसका नहीं होता, मेथी का। मेथी कौन से कुल की है, लेग्यूमिनेसी। कौन सी कुल की है, लेग्यूमिनेसी। या आपका जो फेबेसी जो कुल होता है उस फेबेसी कुल की फसल मानी जाती है, कौन सी, आपकी मेथी मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कृषि का इतिहास नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन थे। तो डॉक्टर बीपी पाल तो हैं, मैंने पहले भी बता दिया, आईसीआर के प्रथम महानिदेशक। ठीक है, और आपके जो गुलाब है उस गुलाब के पितामह या जो जनक है वो जनक भी किसको कहते हैं, आपके डॉक्टर बीपी पाल को कहते हैं। डॉक्टर एम एस रंधावा के द्वारा भारत का कृषि का इतिहास नामक जो बुक है वो फर्स्ट लिखी गई थी। डॉक्टर वर्गीस जो है वो आपके क्या है, श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है इनको। ठीक है, स्वामीनाथन है, इनको मैंने पहले भी कह दिया कि भारतीय जो हरित जो क्रांति है उस हरित क्रांति का जो जनक है वो जनक किसको कहा जाता है, आपके वर्गीस कुरियन को कहा जाता है, सॉरी स्वामीनाथन को कहा जाता है। सदाबहार क्रांति का भी जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, और आपके सतत हरित क्रांति का भी जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को, और राष्ट्रीय जो किसान आयोग है उसका जनक भी किसको कहते हैं, डॉक्टर एम एस से स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े तो विश्व के प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो देखो, विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल होती है गेहूं, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा, ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। लेकिन भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है वो पूछ लिया जाए आपको तो कौन सी मानी जाती है, आपकी चावल मानी जाती है। ठीक है, तो आपके गेहूं है उसको तो विश्व की प्रमुख खाद्यान्न, और अनाज वाली फसलों का राजा भी किसको कहते हैं, गेहूं को कहा जाता है। लेकिन अनाज वाली जो फसल होती है, अनाज वाली फसलों की जो रानी है वो रानी किसको कहते हैं, मक्का को, और राजा किसको कहते हैं, गेहूं को कहा जाता है। तो विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूं, और भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल किसको कहते हैं, आपके चावल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो आता है आपका, प्रथम मानव निर्मित जो अनाज है वो कौन सा है। प्रथम मानव निर्मित अनाज होता है ट्रिटिकेल, जो किसके क्रॉस से बना है, गेहूं और आपका जो राई होता है उसके संकरण से विकसित किया गया है, कौन सा, आपका ट्रिटिकेल। आपका राई और एक आपका कौन सा, गेहूं है, इसके संकरण से विकसित किया गया है ट्रिटिकेल, जो मानव निर्मित प्रथम जो अनाज है, जो क्या है, एक आर्टिफिशियल है। नेक्स्ट अपन देखें, निम्न में से कौन सी बायोडीजल फसल है। तो एक फसल आता है, मेडिसिन प्लांट आता है जिसको अपन बोलते हैं रतनजोत, वैज्ञानिक नाम होता है जेट्रोपा कर्कस। क्या नाम होता है, जेट्रोपा कर्कस। और जेट्रोपा है, इसके जो बीज होते हैं, इन बीजों से जो तेल निकाला जाता है वो उस तेल का उपयोग किया जाता है जैव ईंधन में।
जैव ईंधन यानी आपका बायोडीजल में, यानी बायोडीजल के अंदर इसका उपयोग किया जाता है, किसका? आपके रतन जोत के बीजों से निकाले हुए तेल का। तो इसका आंसर कौन सा होगा? आपका जेट्रोपा होता है, जिसका तेल का उपयोग अपन बायोडीजल के रूप में इसको काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपके। तो 1 मई को, 5 जून को, 16 सितंबर को, 23 मार्च को। तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 16 सितंबर की अपन बात करें तो ओजोन दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है? ओजोन दिवस है, वो बनाया जाता है 16 दिसंबर को। और 23 मार्च को बनाया जाता है कौन सा? आपका विश्व मौसम विज्ञान दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व मौसम विज्ञान जो दिवस है वो मनाया जाता है 23 से मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े तो राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय जैविक खेती एक क्वेश्चन भी पूछा गया हुआ है एग्जाम के अंदर, 2015 कृषि पर्यवेक्षक के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से इसका यह आंसर माना जाता है कि राष्ट्रीय जैविक खेती जो अनुसंधान संस्थान या जो जैविक खेती केंद्र है वो कहाँ स्थित है? तो आपके गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान जो संस्थान है वो कहां पर है? ये क्वेश्चन जो आपके कृषि से संबंधित या आपके जो विभिन्न जो एग्जाम होती हैं उन सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन माने हैं, और कुछ आपके हैं तो ये बहुत से क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। तो केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये क्वेश्चन 2015 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर कौन सा होता है? आपका हैदराबाद है। केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो कहां पर? आपके हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ है? यह भी कृषि पर्यवेक्षक में पूछा जा चुका है। इसका आंसर होता है सेवर भरतपुर में। कहां पर है? सेवर भरतपुर। सेवर भरतपुर है तो वहां पर राष्ट्रीय स्तर का सरसों अनुसंधान केंद्र है, जिसका भी थोड़े दिन पहले इसका नाम भी चेंज किया गया था। चलिए आगे चलिए। विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है कब? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर। 16 सितंबर को मनाया जाता है आपका ओजोन दिवस, और 12 जुलाई को मनाया जाता है नाबार्ड स्थापना दिवस। कौन सा? नाबार्ड स्थापना दिवस। इसकी पूरी अपन स्थापना की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। और 16 सितंबर को मनाया जाता है कौन सा? आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन और बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रेंट किस तत्व को कहा जाता है? निकल को ये मोलिस्टेनम नहीं है, ये मोलिब्डेनम है। टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, मोलिब्डेनम। ठीक है, चलिए। तो आपका निकल है, मोलिब्डेनम है, कॉपर है, बोरोन है। ये भी क्वेश्चन आपके जेईटी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट या अति सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है? यानी पादप पोषक तत्व के अंदर ऐसा कौन सा तत्व है जिनकी आवश्यकता पौधों को बहुत ही न्यून, बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है? वो पोषक तत्व कौन सा माना जाता है? आपका मोलिब्डेनम, जिसकी आवश्यकता पादप को क्या होती? बहुत ही कम होती है। यानी इसीलिए इस तत्व को कहा जाता है क्या? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट के नाम से जाना जाता है। निकल की बात करें तो ये आपका 17वां पोषक तत्व है। निकल है वो कौन सा पोषक तत्व कहते हैं? 17वां पोषक तत्व कहते हैं इसको। ठीक है, जो 1987 में इसको 17वां पोषक तत्व घोषित किया गया था। ठीक है, आपके जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उन आवश्यक पोषक तत्व में अधातु जो पोषक तत्व है वो तत्व किसको कहते हैं? आपके बोरोन तत्व को कहा जाता है। कॉपर तत्व की बात की जाए तो कॉपर तत्व वह तत्व है जो आपके पादपों के अंदर या फसलों में जो फफूंद जनित जो रोग होते हैं उन रोगों के प्रति इम्यूनिटी या प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है? विकसित करने का काम करता है। वो आपका कौन सा तत्व है? कॉपर पोषक तत्व है। तो आपका अल्ट्रा माइक्रोन्यूट्रिएंट किस तत्व को कहा जाता है? तो मोलिब्डेनम को कहा जाता है। ठीक है, ये आपके जो एग्री क्विज के एक वीक के जो क्वेश्चन थे वो थे। नेक्स्ट जो आपके जो क्वेश्चन है वो भी इसी तरीके से अपन क्या करेंगे? सोल्यूशन करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी कृषि की दृष्टि से या आपकी जो भी एग्जाम होती हैं, जो जेईटी मान लो आप, जो सीयूटी आईसीआर है, कृषि पर्यवेक्षक है, तो उन सभी एग्जामों की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, जो आपकी तैयारी को क्या करेंगे? मजबूत करेंगे। ठीक है, और ऐसे आप तैयारी करते रहिए। अगली क्लास में अपन मिलते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ, वो भी क्या है? अच्छे होंगे। चलिए, धन्यवाद।